तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पीटर पवेलियन के बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि काफी दिन गुजर चुके हैं और जुंची अभी तक अपनी टीम को लेकर वापस नहीं आया। जो लोग सीक्रेट राम की तरफ गए थे वहां पर जुंची को उनकी टीम का नेतृत्व करने का कहा गया था कि जुंची अभी तक अपनी टीम लेकर वापस नहीं आया। लगता है कि जुंची सभी लोगों को मरवा दिया है। उन्हें साइड के ऊपर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है मैरो वाशिंग राम के लोगों की। सभी लड़के काफी ज्यादा चुकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी सारी रिफाइंड लेवल के मास्टर्स कहां से आ गए। लगता है किसी दूसरे सेक्टर के लोगों ने हमारे पर अटैक किया। तो वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। इसके साथ ही जुंची उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने सेक्टर के फेलो डिसिपल्स को इसी तरह ग्रीट करोगे। हम सभी लोग तुम्हारे दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वहां से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आवाज तो जुंची की थी, हमने यहाँ पर सही सुना, ये आवाज जुंची की थी। लेकिन इनके पास इतने सारे मैरो वाशिंग नाम के एक्सपर्ट कहाँ से आए हैं। तुम्हारा जुंची के साथ साथ मोटू, हमारी जिंगजी और बाकी काफी सारे लोग होते हैं। लोग इस वक्त मैरो वाशिंग राम में पहुंच चुके हैं। तो ये सभी लोग वापस पहुंचने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। मोटू कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं तो वापस आया हूँ और वापस आकर मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना है। क्योंकि उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं अभी अभी जहाँ पर अपनी रिफाइन लेवल में पहुंचा हूँ, तो मुझे जहाँ पर अपनी रिफाइन लेवल को पक्का करने के लिए थोड़ा सा और कल्टीवेट करना होगा। तो अब उनके सामने जो लड़के होते हैं वो सभी लोग इस बात से कुछ तो खुश होते हैं और कुछ लोग इस बात के ऊपर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जुंची के साथ जाने से मना किया था। वो लोग भी सीक्रेट राम के लिए चुने गए थे, लेकिन सीक्रेट राम में जुंची का नेतृत्व में आगे जाने से मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि जुंची उन सभी को मरवा देगा, इसी वजह से वो सभी लोग वापस आ गए थे। तो कुछ कह रहे होते हैं कि ये हमारी किस्मत थी कि हम इनके साथ नहीं जा पाए, जबकि ये इनकी किस्मत है कि ये लोग रिफाइन लेवल में पहुंचकर वापस पहुंचे हैं। जुंची वहां से साइड के ऊपर चल पड़ता है। तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं मास्टर बीजन भागते हुए उसके पास आते हैं। मास्टर बीजन उसे कहते हैं जुंची, मैंने जाकर मास्टर से तुम्हारे बारे में बात की है, मैंने अपने पैट्रियार्च से बात किया कि तुम्हें इसके क्रेडिट्स दिए जाएं, तुम्हें पूरे के पूरे क्रेडिट्स मिलेंगे। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी जाकर अपने लॉर्ड से बात करने वाला हूँ, मैं पैट्रियार्च से बात करूंगा। मुझे कोल्ड डिसिपल्स का लीडर नहीं बने रहना, मुझे अपनी गद्दी को छोड़ना है, मैं चीफ डिसिपल नहीं बन सकता। तो बाकी लड़के उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जरा देखो तो जुंची कितना ज्यादा एरोगेंट है, यहाँ पर कोल्ड डिसिपल के चीफ होने की पोजीशन को छोड़ रहा है। क्या कोल्ड डिसिपल होने का चीफ होना ये कोई आम सी बात है। यहाँ पर इतनी पावरफुल पोजीशन दी गई थी, लेकिन ये लड़का यहाँ पर इतनी आसानी से इस पोजीशन को छोड़ने पर तैयार हो गया है। तो यहीं पर जिंगशी को भी दिखाते हैं। जिंगशी जुंची को बोलती है, जुंची ठीक है मैं भी जा रही हूँ, और उसे बाय बोलने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जबकि मैं जुंची उसे कहता है हाँ ठीक है तुम चली जाओ, रात के वक्त मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो जिंगशी उसे कहती है कि था सोचना है मत, रात के वक्त मेरे पास मत आना और इस तरह की बातें पब्लिक में मत करो। वो शर्माती वहां चली जाती है। जुंची वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसी के साथ ही मास्टर सीटू को दिखाते हैं। मास्टर सीटू कहते तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है खुश हो लो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो, जबकि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से कितने बुरे हालात में है, उसे सेक्टर से निकाल दिया गया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, इस सब का मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो मास्टर सीटू जेंटियान उसे कहते हैं हाँ तुम्हारे हिसाब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्या मुझे यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि 3 दिन के बाद हम दोनों की डुएल होने वाली है, और वो डुएल लाइफ एंड डेथ की होने वाली है कि हम दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इसके साथ ही मास्टर सीटू बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा जुंची इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये क्या, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, ये मेरे करीब इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। तुम्हारा जुंची को उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही डेडली इवल पावर को महसूस होती है। तुम्हारा जुंची कहता है कि इसने यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल इवल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। मास्टर सीटू से कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के दौरान बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ, टॉर्चर करूंगा और उसके बाद में मार डालूंगा। और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि हमारा जुंची सोच रहा होता है तो जेंटियान ने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे भी अब जल्दी से जल्दी अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। तुम्हारा जुंची सीधा यहाँ से वेंजिंग पीक की तरफ जाता है। वेंजिंग पीक के ऊपर मास्टर काव फीजून अभी भी आग जला रहे होते हैं और कहते हैं काव फीजून मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तो जुंची वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया और देखो मास्टर मैंने इम्प्रूव किया है, इस बार मैं रिफाइन लेवल में पहुंच चुका हूँ। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तो रिफाइन लेवल में पहुंच गई थी, तो काफी ज्यादा जल्दी था। तुम्हारा जुंची से कहता है हाँ मास्टर बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। मास्टर तुम्हें यहाँ पर बहुत सा फख्र करना चाहिए कि तुम्हें मेरे जैसा एक डिसिपल मिला है जो इतनी जल्दी रिफाइन लेवल में पहुंच गया है। तो ये बात सुनने के बाद से एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रिफाइन लेवल में पहुंचने के लिए, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा है, ये तो बहुत ज्यादा स्लो था। जुंची उसे कहता है लेकिन मास्टर मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में कोई रिफाइन लेवल में पहुंच सकता है, मैं 3 महीने में मैरो वाशिंग राम में पहुंच चुका हूँ। मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि मोटू को कितने टाइम लगा था यहाँ पर मैरो वाशिंग राम में पहुंचने के लिए? मोटू को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लगे
थी, जबकि उसके साथ साथ मायरन को कितना टाइम लगा, मायरन को सिर्फ 1 महीना लगा था मैरो वाशिंग्राम में पहुंचने के लिए, यानी कि वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा तेज और पावरफुल हैं। तुम्हारा शुंची कहता है मास्टर क्या वाकई में वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मुझे जाकर उन लोगों से भी कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो मेरे फेलो ब्रदर्स हैं, तो वो मुझे जरूर कुछ सिखाएंगे। मास्टरों से कहते हैं ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, मेरे पास अब कोई भी पेपर मनी नहीं है जो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जला सकूं, पेपर मनी खत्म हो गए हैं। तुम्हारा शुंची कहता है नहीं नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर पेपर मनी के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। कहता है मास्टर 3 दिन के बाद मेरी फाइट होने वाली है, मास्टर C2 ज़ैंटियान के साथ मेरी फाइट होगी और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे उसे हराने के लिए यहाँ पर कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो, मुझे कोई मार्शल आर्ट्स के स्किल दे दो, मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दे दो जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं C2 ज़ैंटियान को आसानी से हरा दूं। मास्टर जी आपकी इज्जत का सवाल है, अगर मैं C2 ज़ैंटियान से हार जाता हूँ तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम हार जाती हो, यानी कि तुम्हारा नाम खराब होने वाला है, सभी लोग कहेंगे कि वेंसिन पी के मास्टर काओ फीजून का डिसाइपल हार गया। मास्टर फीजून उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है बस करो, अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा ग्लिबल करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर अपने पंच मारो, मुझे पंच मारो, अपनी फुल पावर को यूज करना। तुम्हारा शुंची कहता है मास्टर चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर फुल पावर के साथ अटैक करने वाला हूँ। तुम्हारा शुंची अपनी प्योरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है। तुम्हारा शुंची का अभी तक का सबसे पावरफुल मूव यही है। तुम्हारा शुंची जब मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर काओ फीजून अपनी जगह के ऊपर बैठे होते हैं और वहीं पर बैठे बैठे वो सारी की सारी एनर्जी को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। शुंची से कहते हैं तो एक बहुत ही कमजोर अटैक है और इसी के साथ ही वो सारी की सारी एनर्जी को वहां पर डबल करके मां शुंची की तरफ वापस भेज देते हैं। और जब वो शुंची के ऊपर पड़ती है तो मां शुंची उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, पार के साथ पटकने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरता है और कहता है मास्टर मास्टर ये तुमने क्या किया, तुम अपने डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अपने डिसाइपल के ऊपर फुल पावर से अटैक किया है। मास्टर से कहते हैं बस भी करो, यहाँ पर तुम्हारे जैसे सेम पावर का यूज किया, यानी तुम्हारे जितनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया जितनी तुमने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया था, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं इस लड़की के साथ काफी अच्छा हुआ, मैंने इस लड़के से अपना बदला ले लिया, इस लड़के ने कितनी बार मेरी फायर को खराब किया है। तुम्हारा शुंची अपने मास्टर से कहता है लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रिफाइंड लेवल में पहुंच चुका हूँ लेकिन तुम स्पिरिचुअल लेवल की पावर के साथ मुझे कैसे हरा सकते हो, और लेवल का बंदा हायर लेवल के बंदे को कैसे हरा सकता है। तो उसके मास्टर से कहते हैं तुम रिफाइंड लेवल में पहुंच चुके हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, रिफाइंड लेवल उसके पास डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल आता है, उसके बाद धार्मा लक्साना लेवल आता है या फिर उसके बाद इमोर्टल लेवल आता है। ये जितने के जितने लेवल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास उतनी पावर होनी चाहिए जितना तुम्हारा लेवल है, यानी कि लेवल यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता। हर लेवल के साथ तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को गैदर करने की पावर बढ़ती है और जितनी ज्यादा तुम स्पिरिचुअल पावर को लोअर लेवल में रहकर भी गैदर कर सकती हो वो भी तुम्हारा लेवल ही कहलाएगा और वो भी तुम्हारी पावर ही कहलाएगी। जी कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना है, ना सिर्फ उसको बल्कि साथ साथ तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट और अपनी सोल दोनों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर तुम अपनी गार्डियन स्पिरिट जो कि आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने के बाद स्ट्रॉन्ग बनेगी और साथ ही अपनी सोल को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हो तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन पाओगे। तुम रिफाइंड लेवल में रहते हुए अपने से हायर लेवल के बंदे को भी आसानी से हरा सकते हो। हमारा शुंची खुश होकर अपने मास्टर से कहता है मास्टर मुझे समझ आ गई, मास्टर आपने कहा कि मुझे अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मास्टर से कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। हमारा शुंची कहता है नहीं मास्टर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर सोल को कैसे ट्रेन करना है। मास्टर गुस्से के साथ उसे कहते हैं इसका मतलब यह कि मैंने यहाँ पर तुम्हें जितना लेक्चर दिया वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ फालतू बेकार ही गया, तुमने यहाँ पर किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथ ही वो चिल्लाकर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे उठाकर माउंटेन से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर दोबारा सोचो, जितनी बार सोच सकते हो उतनी बार सोचो और उसके बाद उसके ऊपर अमल करो तभी तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। दोबारा मेरे पास मत आना जब तक कि तुम अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेते। तुम्हारा शुंची बेचारा केव से बाहर आकर गिरता और कहता है कि मुझे मास्टर की किसी बात की समझ नहीं आई, तो चलो फिर ठीक है चल के मोटू से पूछते हैं, मोटू से पूछेंगे या फिर ब्रदर मायरिन से पूछ लेते हैं क्योंकि उन दोनों को भी तो मास्टर ने सिखाया तो उन दोनों को जरूर पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 43 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द एस्केपर के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची अपने मास्टर से कुछ सीखता है लेकिन मास्टर की उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मास्टर उसे उठाकर बाहर पटक देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर इन बातों के ऊपर गौर करो। मोर तुम्हारा शुंची कहता है तो मैं जाकर ब्रदर चीबू पैंग या फिर ब्रदर मायरिन से जाकर पूछ लेता हूँ क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता होगा। तुम्हारा शुंची वहाँ पर से सीधा अपने सीनियर ब्रदर की तरफ जाता है जबकि सीनियर ब्रदर दोनों ही वहाँ पर बैठे इसमें गप्पे लगा रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर किसी जूनियर सिस्टर की बात कर रहे थे
क्योंकि उनकी जूनियर सिस्टर कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, यहाँ पर अपने मास्टर से मिलने के लिए वेंसिन पीक पर आई थी और अभी वापस चली गई है। तो वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। काश जूनियर सिस्टर यहाँ पर कुछ दिन और रुक पाती, अगर वो यहाँ पर और कुछ दिन रुकती तो हमें उसके साथ गप्पे लगाने का मौका मिलता। जूनियर सिस्टर कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसका फिगर, उसका फेस हो, उसकी हर एक चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दोनों वहाँ पर ला टपका रही होती है कि हमारा शुनची साइड के पास छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और कहता है ये दोनों तो बहुत बड़े बेवकूफ है, जरा देखो तो सही ये लोग यहाँ पर किस तरह गंदी बातें कर रहे हैं। जी कहता है चलो छोड़ो इनको, मैं खुद ही जाकर इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मास्टर ने क्या कहा है। जी वहाँ पर से जाता और कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वहाँ पर वो अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है। यहाँ पर अपनी गार्डियन स्पिरिट और उसके साथ साथ अपनी सोल दोनों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद हमारा शुनची कहता है मास्टर ने कहा था अब स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने के बाद हम लोग अपनी गार्डियन स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन सोल के बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी सोल को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाऊं। शुनची कहता है क्यों ना यहाँ पर अपनी गोल्डन बुक की मदद ली जाए। तो अपनी गोल्डन बुक से कहता है गोल्डन बुक चलो जल्दी से इस बात को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि मैं कैसे यहाँ पर अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। उसके पास उसकी जो गोल्डन बुक होती है उसको एनालाइज करने के बाद से बताती है कि कैसे उसने अपनी गार्डियन स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैं शुनची को यहाँ पर समझ आ जाती है। शुनची कहता तो अब मुझे समझ आ गई कि मुझे ये कैसे करना है। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद मास्टर सीटू जेंटियान अरीना में पहले से मौजूद होते हैं, बाकी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो बीच में कहते हैं सीटू जेंटियान तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं और वो पहले से यहाँ पर आकर मौजूद है और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि शुनची कब यहाँ पर आए। पैट्रियाज उनसे कहते हैं तो बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि शुनची मास्टर सीटू जेंटियान से कैसे फाइट करेगा, वो इसके साथ कैसे डील करने वाला है। बाकी ये सभी बच्चे वहाँ पर शुनची का वेट कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं शुनची अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, शुनची को यहाँ पर आ जाना चाहिए था क्योंकि वो यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो जहाँ तक आया उनमें से एक कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ नहीं रहा। शुनची को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो सीटू जेंटियान से वो हार जाएगा, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहीं पर मोटू को दिखाते हैं। मोटू शी जिंगजे से पूछता है जिंगजे बताओ कि शुनची कहाँ पर है, फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो यहाँ पर आया नहीं। वो कहती है मुझे नहीं पता, वो वेंसिन पीक पर गया था लेकिन उसके बाद से वापस नहीं आया, दिन हो गया वो वहीं पर है। लास्ट टाइम जब वो मुझे मिला था उस वक्त मैंने उसे याद भी करवाया था कि तुम्हारी फाइट होने वाली है, लेकिन अभी तक वो यहीं नहीं आया, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एक्शन में कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ घंटों के बाद मास्टर जो होते हैं यानी मास्टर सीटू जेंटियान जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि शुनची अभी तक यहाँ पर नहीं आया। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, वो एक बहुत ही बड़ा डरपोक है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो लड़का कभी भी फाइट के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। हालांकि उसने फाइट के लिए हम ही तो बांट ली, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। उसने मुझे चैलेंज किया लेकिन अब वो यहाँ से भागकर जा चुका है और इसी के साथ ही मास्टर वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो उससे गालियां दे रहे होते हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मास्टर सीटू जेंटियान तो यहाँ पर उस लड़के की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। ये बातों में उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की जा रही है, यहाँ तक कि उसे बहुत सारी गालियां भी दे रहे हैं। वक्त उन्हें साइड के ऊपर से बहुत सारी जबरदस्त फायर दिखाई देती है। तो ये सभी लोग कहते हैं ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो जो जबरदस्त फायर का गोला होता है वो सीधा आकर मास्टर सीटू जेंटियान के पास गिरता है और मास्टर सीटू जेंटियान जो होते हैं उसके साथ उछलकर सामने की तरफ गिरते हैं। सभी लोग कहते हैं कि अब ये क्या चीज थी, ये क्या यहाँ पर गिरा है। तो शुनची वहाँ पर लैंडिंग करता है। शुनची वहाँ पर उतरने के बाद कहता है कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर मुझे डरपोक कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डरपोक हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। शुनची के साथ ही उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो शुनची है, जबकि मास्टर सीटू जेंटियान भी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर शुनची को मार डालेंगे। बाकी के सभी लोग जो कि तमाशा देखने के लिए आते हैं वो सभी लोग इसलिए खुश होते हैं कि शुनची यहाँ पर आ चुका है, वो एक एल्डर के साथ फाइट करेगा जहाँ पर ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो कहते हैं अब यहाँ पर मजा स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर आ चुका है और एल्डर सीटू से फाइट करने वाला है। तो मास्टर सीटू कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इंतजार करवाने की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर कब से मौजूद हूँ, मैं और मेरे साथ ये सभी लोग कब से यहाँ पर मौजूद हैं। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे खून के साथ खोली खेलने वाला हूँ, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा लेट करवाया। तुम्हारा शुनची से कहता है कि तुम यहाँ पर गंदी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा इस तरह की गंदी बातें कर सकते हो। बाकी के सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला, लगता है कि शुनची यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो वो सभी लोग अपने अपने कानों को कवर करने लग जाते हैं। जो हमारे शुनची के दोस्त होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि शुनची कितना ज्यादा बोलता है। के साथ में शुनची वहाँ पर चिल्लाना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि तुम बुढ़े कमीने कहेंगे, तुम्हें यहाँ पर अपने पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कब से मेरा इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर खड़े होकर तुम मुझे गालियां दे रहे थे। शुनची जैसे वहाँ पर बोलना स्टार्ट करता है मास्टर सीटू जेंटियान पीछे की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बकवास की जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी बातें की थी लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा बातें कर रहा है। बाकी के सभी लोग भी अपने कान पकड़कर वहीं पर नीचे गिर रहे होते हैं और कहते हैं
देखो तो सही जुनची कितना ज्यादा बोलता है, ये बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, ये बोलते ही जा रहा है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो बातूनी किंग है, यानी कि ये बहुत सारी बातें करता है। हमारा जुनची भी उन सभी के सामने बहुत सारे पोज मार रहा था और अपने आप को साबित कर रहा था कि वो वाकई में एक बातूनी किंग है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान कहते हैं हाँ तुम वाकई बातों में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे भी ज्यादा बातें अच्छी कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर मुकाबला बातों का नहीं है बल्कि फाइट का होने वाला है। देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। मास्टर सीटू ज़ेंटियान जैसे वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, पैट्रियार्च कहते हैं वो नहीं, ये तो तीसरे लेवल तक पहुंच गया, ये तो अपनी रिफाइन राम के यानी मैरो वॉशिंग राम के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है। जुनची अभी तक अपनी रिफाइन राम के फर्स्ट लेवल पर है। इन दोनों में कड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि रिफाइन राम में एक छोटा सा लेवल भी आपकी पावर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है। ये सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में तबसरे खा रहे होते हैं। क्या वाकई मास्टर सीटू ज़ेंटियान इस वक्त मैरो वॉशिंग राम के थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं? अगर ये थर्ड लेवल तक पहुंच चुके हैं तो फिर तो यहाँ पर जुनची की खैर नहीं। इनकी पावर्स इतनी ज्यादा बड़ी कैसे, इनकी कल्टीवेशन तेजी के साथ कैसे बढ़ सकती है? लगता है इन्होंने किसी सीक्रेट मेथड को यूज किया है। मास्टर बीजोन जी ने जुनची बहुत ज्यादा पसंद है, वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं माय लॉर्ड मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन दोनों की पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस फाइट को खत्म करवा दे, इस फाइट को यहीं पर कैंसिल करवा दे। तो मास्टर बीसिया भी कहती है कि जुनची ने हमारे सेक्टर के लिए काफी कुछ किया है, सीक्रेट राम से इसने हमारे बच्चों को काफी सारी पावर्स दिलवाई और वहाँ पर काफी कुछ सैक्रिफाइसेस दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये लड़का यहाँ पर फाइट में मारा जाता है तो फिर इससे बाकी के सभी लड़के खुश होने वाले हैं, वो सभी लड़के इस बात से बहुत ज्यादा नाराज होंगे। तो आपको यहाँ पर सोच समझकर फैसला लेना होगा। तो पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन जुनची ने खुद से इस फाइट का चैलेंज दिया था, मास्टर सीटू ज़ेंटियान को उसने खुद चैलेंज किया था, इतने सारे लोगों के सामने उसने चैलेंज किया था, अब वो अपनी बात से पीछे तो नहीं हट सकता। मास्टर सीटू ज़ेंटियान उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं मैं पिछले कई सालों से बीटा पवेलियन का एल्डर ले चुका हूँ और यहाँ पर तुम सभी लोगों को सर्व करता रहा हूँ। इस लड़के ने मुझे यहाँ पर चैलेंज किया, इस लड़के ने जहाँ मुझे चैलेंज किया तो मैंने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो आज यहाँ पर हमें लाइफ एंड डेथ का चैलेंज खेलने का मौका दिया जाए। यहाँ पर एक फेयर डूल के लिए पैट्रियार्च से डिमांड करता हूँ, जबकि यहीं पर मैं जुनची उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर कोई भी एल्डर यहाँ पर हम दोनों की फाइट के बीच में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस चैलेंज को मैंने दिया था, इस चैलेंज को मैं यहाँ पर पूरा करने वाला हूँ। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और जो जिंदा बचेगा वो मैं हूँ और ये बूटा खूसट यहाँ पर मरने वाला है। एल्डर सीटू उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एक स्पेशल पावर जिसका नाम वाइपर हैंड होता है उसको रिलीज करते हैं। तो उनके पास एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा वाइपर बनता है, वो सिर्फ एनर्जी का बना नहीं होता बल्कि पॉइजन से भी बना होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं वाइपर हैंड ये मास्टर सीटू ज़ेंटियान की एक बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट स्किल है। कहता है कि वाइपर हैंड अगर आपको टच भी कर जाती है तो उसके पॉइजन के साथ आपकी हड्डियां तक पिघल जाती हैं। अगर इस लड़के को इस वाइपर ने टच कर लिया तो इस लड़के की बॉडी यहीं पर मेल्ट हो जाएगी। जिंगशी उसे कहते हैं जुनची प्लीज अपना ध्यान रखना और इस फाइट में मरना मत। मोटू भी उसे कहता है जुनची हाँ प्लीज अपना ध्यान रखना। तो सीटू ज़ेंटियान कहते हैं तो लड़के चलो देखते हैं कि तुम यहाँ तक मेरे इस वाइपर हैंड के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। अब यहाँ पर तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचने वाली, तुम्हारी हड्डियां पिघल जाएंगी। हमारा जुनची से कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को यूज करोगे, तो मैं अपनी पावर को यूज नहीं करूंगा, मैंने अभी तक अपनी पावर दिखाई कहाँ है। इसी के साथ ही हमारा जुनची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, फिर साथ ही अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करता है। वो अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे हमारे जुनची की एनर्जी रिलीज होती है, हमने जो बड़ा सा वाइपर हैंड स्नेक होता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ मास्टर सीटू ज़ेंटियान भी उठते हुए ग्राउंड में काफी दूर तक गिरते हैं। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इसका रिफाइन लेवल मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इस बात से बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। मास्टर सीटू के पास अब यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है अपनी इवल टेक्निक को यूज करने के अलावा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुनची उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहाँ पर अगली एपिसोड में अपनी इवल टेक्निक को यूज करेंगे। लोग देखेंगे कि जुनची कैसे उसे हराएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर की एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनची अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को रिलीज करता है तो सामने से मास्टर सीटू ज़ेंटियान का जो वाइपर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ ही मास्टर सीटू ज़ेंटियान पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान के पीछे की तरफ गिरने के साथ ही वहाँ पर जो आम जनता होती है वो सारी बातें कर रही होती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, मास्टर सीटू ज़ेंटियान इतनी आसानी के साथ पीछे कैसे गिर गए, तो इस बात का क्या मतलब है। जुनची मास्टर सीटू ज़ेंटियान
जेंटियान से ज्यादा पावरफुल है। मास्टर सीटू जेंटियान तो यहाँ पर फिर हारने वाले हैं। तो मोटू भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। मोटू चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर जुंची, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर जीतने वाले हो। जबकि यहीं पर शिंगजी को भी दिखाते हैं, जिंगजी को भी दिखाते हैं कि वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है जी तुम वाकई में एक बहुत ही ग्रेट इंसान हो। तो दूसरी तरफ से मास्टर बीजुन कहते हैं कि जुंची कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। जबकि पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगता है कि चीफ डिसाइपल को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, कोर डिसाइपल्स का चीफ इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जुंची वहाँ पर सीटू जेंटियान से कहता है कि चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। तुम किस भी लेवल के ऊपर क्यों ना पहुंच जाओ, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही रहोगे। मेरी नजर में तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो सीटू जेंटियान उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम मरने वाले हो। तो सीटू जेंटियान वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। ये वही इवल पावर्स होती है, तो अपनी इवल पावर्स को रिलीज करते हैं। जबकि हमारा जुंची अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है फुटे खूसट कहेंगे, तुम यहाँ पर एक स्कंक की तरह हो जो कि अपनी स्मेल सूंघकर यहाँ पर खुद ही गिरने वाला है। कि दूसरी तरफ पैट्रियार्च को समझ आ जाती है। पैट्रियार्च कहते हैं ये क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मास्टर सीटू जेंटियान अपने स्पेशल स्किल जिसका नाम ब्लडी हेल होता है उसको यूज करते हैं। जैसे वो ब्लडी हेल को यूज करते हैं तो उनके पंजे मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं और साथ ही उनके चेहरे की शेप भी चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं। पैट्रियार्च देखने के बाद कहते हैं ये तो इवल मैजिक है। वो चिल्लाकर जुंची से कहते हैं जुंची चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, ये इवल मैजिक है, ये इवल मैजिक है। बाकी ये सभी लोग भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में ये इवल मैजिक है। इस वजह से मास्टर सीटू जेंटियान अब एक इंसान जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। जरा देखो तुसी, वो एक डेविल बन चुके हैं। तभी तो हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मास्टर सीटू जेंटियान इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, यानी कि वो कुछ ही अरसे में फाइन राम के तीसरे लेवल तक पैसे पहुंच गए। हमें पता चला है कि वो तीसरे लेवल तक कैसे पहुंचे हैं, वो इवल पावर्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जुंची बहुत बड़े खतरे में, जुंची के साथ क्या होने वाला है। चिंगी भी जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है जुंची प्लीज वहाँ पर से बाहर निकल आओ, इवल मैजिक को यूज कर रहे हैं और इवल मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मोटू भी चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर वेल मैजिक को यूज कर रहा है, प्लीज जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आओ। अगर तुम यहाँ पर मैच को छोड़कर निकल आते हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, तुम्हें कोई भी शर्मिंदा नहीं करेगा। जुंचन सभी लोगों से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये इवल मैजिक को यूज कर रहा है या फिर रियल मैजिक को यूज कर रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं इसको हराने वाला हूँ। मैं यहाँ पर भागने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मैच यहीं पर खत्म होगा। मास्टर बीजी और मास्टर बीजन दोनों ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जाकर पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च प्लीज यहाँ पर आप ऐसा करें कि इस मैच को यहीं पर रुकवा दें। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सीटू जेंटियान ने यहाँ पर फेल मैजिक को यूज किया है। फेल मैजिक को यूज करने का मतलब यह है कि उसने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा। एकेडमी के रूल्स को तोड़ने पर सजाए मौत दी जाएगी और ये सजाए मौत आप दे दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग जुंची को भी बचा लेंगे। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं नहीं रुको, मुझे लगता है कि जुंची के पास उसका अपना कोई प्लान है। जितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट दिखाई देता है मुझे लगता है कि वो कर लेगा। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइट का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंची अपने पास से अपनी गार्डियन स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी गार्डियन स्पिरिट रेन ड्रॉप उसको रिलीज करने के बाद साथ ही वो अपनी सोल की पावर को भी ताकतवर कर चुका है। इसी के साथ ही जब वो अपनी पावर्स को गैदर कर रहा होता है तो मास्टर सीटू जेंटियान से कहते हैं कि जुंची आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से लास्ट में मरोगे। जुंची पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो मास्टर सीटू जेंटियान जैसे जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा जुंची कहता है अभी तक शिपांच यहाँ पर फाइनल नहीं है कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर मरने वाला है, चलो देखते हैं कौन यहाँ पर मरेगा। और साथ ही हमारा जुंची अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, पंच बनाता है। यहाँ पर स्पेशल स्किल जिसका नाम माउंटेन शॉक फिस्ट होता है उसको यूज करने लगा है। तो मास्टर बीजुन कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने कुछ ही दिनों में माउंटेन शॉक फिस्ट को कैसे मास्टर कर लिया। ये वाली स्किल तो इसे मैंने दी थी जब हम लोगों ने आपस में एक डील की थी। मास्टर बीजिया भी कहती है कि माउंटेन शॉक फिस्ट एक बहुत ही पावरफुल और हाई लेवल की एक मार्शल आर्ट्स की स्किल है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है, इसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जुंची ने इसे बहुत ही जल्दी मास्टर कर लिया। चलो देखते हैं कि ये इसके साथ क्या कर पाता है। तो मास्टर सीटू जेंटियान एक तरफ से अपना पंजा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जुंची अपने पंच को उसके पंजे के साथ टकराता है। दोनों जब अपने पंचेस को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही मास्टर सीटू जेंटियान पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं। वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे का काफी सारा हरीना भी जो है वो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वहाँ पर एक काफी गहरा गड्ढा बन जाता है। तो सभी देखने वाले कहते हैं क्या जुंची ने जहाँ पर अपने माउंटेन शॉक पंच के साथ मास्टर सीटू जेंटियान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मास्टर सीटू जेंटियान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से आधा अरीना भी उड़ चुका है। इसने यहाँ पर यह सोचा होगा कि जुंची इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस मैच के स्टार्ट होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि जुंची इस फाइट को जीत पाएगा। पैट्रियार्च वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जुंची का जो अटैक था वो बहुत ही पावरफुल था, उसने यहाँ पर बहुत ही पोटेंशियल एनर्जी को किया है। इस लड़के के पास जो पावर्स है इन पावर्स के साथ इसने
अगर सीटू जेंटियान को मार दिया तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, इसकी जीत बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्योर है। माना शुनची कहता है तो क्या मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ? तो माना शुनची वहाँ पर सामने खड़ा होता है। शिंगजी भागती हुई जाती है और जाकर उसके साथ चिपक जाती है। शुनची उसे कहता है शिंगजी यहाँ पर सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, क्या तुम्हें अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तो वो कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर हमारे शुनची के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि शुनची ने यहाँ पर फाइट को जीत लिया। सभी लोग कहते हैं कि ये कोड सैपल्स का चीफ होने के लायक है। पर सर शिंगजी भी इसी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शिंगजी इस जैसे स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत और हैंडसम लड़की को मिलनी चाहिए। तो यहीं पर पैट्रियार्च उन सभी लोगों से कहते हैं ठीक है अब शांत हो जाओ। फिर साथ ही वो शुनची से कहते हैं लड़की अभी तुमने यहाँ पर जिस पंच को यूज किया मुझे बताओ कि तुमने वो कैसे किया? शुनची यहाँ पर पैट्रियार्च के जवाब देने की बजाय एरोगेंटली बात करता है। वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, यहाँ पर जितने भी बुरे लोग हैं वो सारे के सारे मेरे हाथों से मरने वाले हैं। तो मैं एक जीनियस हूँ, इसी वजह से मैंने ये कर लिया। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही, मैं पैट्रियार्च और सभी लोगों के सामने मैंने इससे सवाल पूछा लेकिन आगे से ये बहुत ज्यादा एरोगेंटली जवाब दे रहा है। यहाँ पर इसको सबक सिखाना चाहिए। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहते हैं शुनची ने यहाँ पर हमारे बीटा पवेलियन के एक एल्डर की जान ली है। यहाँ पर तुम दोनों की आपस में फाइट हुई, फाइट में तुमने उस एल्डर की जान ले ली, तुमने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से तुम कोड सैपल्स के चीफ होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो शुनची ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैं तो वैसे भी चीफ सैपल नहीं बनना चाहता था। पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च को भी झटका लगता है। वो कहते हैं ये क्या, ये कमीना कहीं का, ये पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था और मैं तो यहाँ पर इसको सबक सिखा रहा था। जबकि मास्टर बीच में भी हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्च आपको क्या लगा था कि आप यहाँ पर इसको सबक सिखाने वाले हैं, इसको चीफ सैपल की पोजीशन के ऊपर से हटाकर? लेकिन उस लड़के ने तो पहले से ये बात कह दिया था। उस लड़के ने हमसे पहले कहा था कि वो चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहता। तो बाकी के सभी लड़के भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो चलो फाइनली शुनची की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो गई। वो चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहता था, उसने हमसे सभी से ये बात कही थी कि वो चीफ डिसाइपल नहीं बने रहना चाहता क्योंकि चीफ डिसाइपल्स की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन ये लड़का तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मजे करना चाहता है और चीफ डिसाइपल बनकर ये उतने ज्यादा मजे नहीं कर पाता। सभी लोग कभी यहीं पर होते हैं किसी वक्त इन्हें आसमान के ऊपर काले बादल दिखाई देते हैं और साथ ही उसके अंदर से बिजलियां चमक रही होती हैं। लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, आसमान का रंग अचानक से काला क्यों हो गया? पैट्रियार्च भी चिल्लाकर कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, चलो जल्दी से सामने आओ। तो वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम मू शुआंग होता है। तो मू वूशांग वहाँ पर आते ही कहता है कि बीटा पवेलियन के लोगों काफी अरसा गुजर चुका है बीटा पवेलियन में वापस आए हुए। तो बीटा पवेलियन के जो लड़के होते हैं वो उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो हवा में चल रहा है। दूसरा लड़का कहता है कि हमारे पैट्रियार्च भी हवा में उड़ सकते हैं लेकिन वो सिर्फ उड़ सकते हैं, वो चल नहीं सकते। तीसरा लड़का कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पैट्रियार्च से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बंदा कौन है जो इतना ज्यादा पावरफुल है? पैट्रियार्च भी उसे वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? आप हमारे बीटा पवेलियन में क्या करने के लिए आए हैं? तो वूशोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जितना भी इलाका है ये सारे का सारा तुम्हारा बीटा पवेलियन की टेरिटरी है? तुम्हारे पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी बीटा पवेलियन की टेरिटरी नहीं है, ये हमारा बीटा पवेलियन, तो ये सारी टेरिटरी भी हमारी हुई। वूशोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये सारी की सारी टेरिटरी ये वेंजिन पी की टेरिटरी है। तुम सभी लोग यानी कि बीटा पवेलियन जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेंजिन पी के वॉच डॉग्स हैं यानी कि उसके गार्ड्स हैं। और फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इस बात से पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर बीजी और मास्टर बीबीजून वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे सेक्टर की यहाँ पर इंसल्ट किया जा रहा है और ये किस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये पावरफुल बंदा वूशांग कौन है, यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द एस्केपर की एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट जिसका नाम मो वूशवांग होता है वो वहां पर अपीयर होता है बीटा पवेलियन के ऊपर, जहां पर वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे बीटा पवेलियन की ये टेरिटरी नहीं है बल्कि ये वेंजिंग पी की टेरिटरी है। तुम्हारा बीटा पवेलियन सिर्फ और सिर्फ एक वॉच डॉग है यानी कि यहाँ पर रखवाली के कुत्ते की तरह है जो कि वेंजिंग पी की रखवाली कर रहा है। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं जबकि उनके साथ
एल्डर बीजिया और एल्डर बाई जून होते हैं, वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि मो शुआंग के ऊपर अटैक कर सके। मो शुआंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, हमारे बीटा पवेलियन के ऊपर इस तरह की बात करने की, हमारे बीटा पवेलियन की और हमारे एल्डर्स के इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जबकि हमारे पैट्रियार्च उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों से कहते हैं कि दोनों वापस आ जाओ, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन वो दोनों उसकी बात को इग्नोर करते वहां पर उसके करीब पहुंच जाते हैं। वो शुआंग जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम दोनों जहां पर मेरे सामने कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम दोनों जहां पर मुझे चैलेंज करने के लिए चले आए। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है वहीं पर खड़े खड़े ही। तो उसकी पावर्स इतनी पावरफुल होती हैं कि मास्टर बीजन और मास्टर बीजिया दोनों ही वहां पर से जख्मी होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो हमारे पैट्रियार्च जल्दी से जंप करते ऊपर जाते हैं और जाकर उन दोनों को कैच कर लेते हैं और दोनों को नीचे गिरने से बचाते हैं। जबकि बाकी के सभी बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे दो माउंटेन लॉर्ड्स भी यहाँ पर इस बंदे को नहीं हरा पाए, यानी कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बंदे ने सिर्फ एक ही मूव के साथ हमारे दो माउंटेन लॉर्ड्स को यहाँ पर बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो मास्टर बीसी और मास्टर बीजन दोनों ही नीचे आने के बाद अपने मास्टर से कहते हैं पैट्रियार्च में माफ कर दी, हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर के इंसल्ट होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इस बात का बदला भी नहीं ले सकते। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि वो बंदा जो भी है ये डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल या फिर इससे भी ज्यादा लेवल पर हो सकता है, यानी कि वो इमॉर्टल राम में हो सकता है, इसी वजह से तुम में से कोई भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये बंदा वाकई में इमॉर्टल राम में है तो इसका मतलब यह है कि तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे पैट्रियार्च तो सिर्फ और सिर्फ फाइन लेवल में है, यानी कि मैरो वाशिंग राम में है, जबकि ये बंदा उनसे 2 लेवल हायर है। वो अपने पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च क्यों ना आप यहाँ पर रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए इस बंदे को मार डालें। पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि ये बंदा यहाँ पर हमारे लिए आया है, तो हम लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, ये खुद ही यहाँ चला जाएगा। साथ ही वुशवांग कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम लोगों को मारकर अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो वहाँ से सीधा वेंजिंग पीक की तरफ निकल पड़ता है। वेंजिंग पीक के करीब जाने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर मो वुशवांग आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, प्लीज मास्टर बाहर आ जाओ, मुझसे मिलो। तो हमारा जुनची वहाँ पर सोच रहा होता है मो वुशवांग के बारे में मैंने सुना है, मो वुशवांग भी मेरे मास्टर का ही डिसाइपल है, लेकिन इसे माउंटेन के ऊपर से एक्सपेल कर दिया गया था किसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लालची हो गया था। मास्टर ने इसे माउंटेन से बाहर निकाल दिया, मास्टर ने इसको वहाँ से निकाल दिया, अब ये यहाँ पर वापस आ गया, तो वापस क्या करने के लिए आया होगा। तो सभी बच्चे उसको वहाँ पर जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वेंजिंग पीक के मास्टर को अपना मास्टर कह रहा है, इसका मतलब यह है कि ये भी बीटा पवेलियन का ही एक हिस्सा है, यानी कि ये वेंजिंग पीक का डिसाइपल होगा। अगर ये आउटसाइडर डिसाइपल है तो अभी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, वेंजिंग पीक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। ऊपर से इसने यहाँ पर हमारे बीटा पवेलियन को यानी कि हमारे सेक्टर को वॉचडॉग कहा कि यानी कि हम लोग इनकी वेंजिंग पीक की रखवाली कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पैट्रियार्च यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया होता है, फिर साथ ही उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये जो वेंजिंग पीक है ये हमारे बीटा पवेलियन से पहले बनी थी, यानी कि वेंजिंग पीक पहले से यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद बीटा पवेलियन बना था। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वेंजिंग पीक के ऊपर जो एल्डर रहते हैं उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा मदद भी की है, कई बार उन्होंने हमारे बीटा पवेलियन को बहुत सारी मुश्किल से निकाला है, यहाँ तक कि वो हमारे सेफ्टी के भी जिम्मेदार हैं। तो दोनों ही एल्डर उसे कहते हैं पैट्रियार्च क्या ये बात वाकई में सच है, लेकिन हमें इस बारे में क्यों नहीं पता था, हमें किसी ने इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हाईली कॉन्फिडेंशियल थी, ये वाली इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं चाहता था कि इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया जाए, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सील करके रखा गया। हम लोग वेंजिंग पीक की इन्फॉर्मेशन को बिना उनकी इजाजत के, वहाँ पर जो एल्डर रहते हैं उनकी इजाजत के बिना हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी लीक नहीं कर सकते। एक बार एक एल्डर ने वेंजिंग पीक इन्फॉर्मेशन को गलती से ही किसी दूसरे को बता दिया था, जिसकी वजह से जियोमैंसर और रे फॉर्मेशन थे वो वहीं पर मारे गए थे। यहाँ पर जो रे फॉर्मेशन है वो आपको वेंजिंग पीक इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को बताने से रोकती है। मास्टर बाइजन उसे कहते हैं पैट्रियार्च क्या वाकई में यहाँ पर जियोमैंसर स्किल्स है, क्या वेंजिंग पीक के लोग भी जियोमैंसर स्किल्स के बारे में जानते हैं। पैट्रियार्च उसे कहते हैं हाँ उन्हें जियोमैंसर स्किल्स के बारे में बहुत कुछ पता है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी जियोमैंसर स्किल्स हैं ये सारे के सारे वेंजिंग पीक से ही आए हैं। हम लोग अपनी जिन रे फॉर्मेशंस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि हमारे सेक्टर के इर्द बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी रे फॉर्मेशंस जो हैं ये सारी भी वेंजिंग पीक की तरफ से बनाई गई हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तो आज हमें यहाँ पर एक और नई सच्चाई के बारे में पता चला कि वेंजिंग पीक एक बहुत ही पावरफुल माउंटेन है, वहां पर उस माउंटेन के ऊपर जो एल्डर रहते हैं वही हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को बैकबोन दे रहे हैं। इसे कहता है काश मुझे पहले इस बारे में पता चल जाता, अगर मुझे
मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती भी वेंजिंग पीक को ही ज्वाइन करता, मैं भी उनका ही एक स्टूडेंट बनता। कि हमारा शुंची वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हमारा शुंची सोच रहा था ये तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैंने गलती से वेंजिंग पीक को चूज कर लिया और वहाँ पर जो मास्टर है वो मेरे मास्टर बन चुके हैं। मास्टर बीजिया कहती है तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, वो अपने पैट्रियार्च से कहती है पैट्रियार्च आप बताएं कि आगे क्या करना है। पैट्रियार्च से कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस यहाँ पर देखना होगा कि आगे हमारी किस्मत में क्या है। नेक्स्ट सीन में फिर से वेंजिंग पीक का दिखाया जाता है। तो वेंजिंग पीक के ऊपर वुशवांग पहुंचने के बाद कहता है मास्टर मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लेकर आया हूँ। ये सारी की सारी जड़ी बूटियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, मास्टर प्लीज बाहर आ जाओ। फिर साथ ही वो अपने फेलो डिसिपल से कहता है, वो एक से कहता है जूनियर सिस्टर तुम कहाँ पर हो, प्लीज जूनियर सिस्टर बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें काफी अरसा हो गया नहीं देखा तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। साथ ही वो मोटू से भी कहता है मोटू तुम कहाँ पर हो, मेरे फेलो सीनियर ब्रदर्स इबू पैंग और हुआ मायरिन तुम दोनों कहाँ पर हो ब्रदर्स, प्लीज यहाँ पर बाहर आ जाओ, मुझसे मिलो, तुम्हारा सीनियर जूनियर ब्रदर यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है। तो वुशवांग वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर लेता है लेकिन सामने की तरफ से कोई भी उससे मिलने के लिए बाहर नहीं निकलता। शुंची भी सोच रहा होता है ये यहाँ पर मोटू को और साथ में गॉर्जियस उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि उन दोनों के ऊपर अटैक करना चाहता है। इसी के साथ ही वुशवांग कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर बाहर निकलकर मुझसे नहीं मिलना चाहते तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रूड होना पड़ेगा। और फिर साथ ही वुशवांग अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर से काफी सारे स्टोन उठाता है और उनके साथ वहाँ पर रे फॉर्मेशन क्रिएट करने लगा। ये देखने के बाद तो बाकी के सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारा शुंची कहता है ये तो यहाँ पर जियोमेंसर स्किल्स को यूज कर रहा है, यानी कि इससे भी रे फॉर्मेशन बिछाना आती हैं। कि दूसरी तरफ वुशवांग जो होता है वो अपने पास जो पत्थर उसने निकाले थे उन्हें रे फॉर्मेशन क्रिएट करने के बाद उन पत्थरों को ग्राउंड के ऊपर फेंकता है जिससे वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर लैंडस्लाइड करवा देता है। पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, वो सारे पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। नीचे जितने डिसाइपल्स होते हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा, यहाँ पर तो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं, अब ये सारे पत्थर हमारे ऊपर गिरेंगे। तो पैट्रियार्च वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक रे फॉर्मेशन बनाते हैं, वो एक शील्ड की तरह होती है। तो वो अपने सभी बच्चों से कहते हैं कि सभी डिसाइपल्स जल्दी से भागते हुए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इस शील्ड के अंदर आकर छुप जाओ। तो पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो कि एक बैरियर की तरह होती है। पत्थर उनके ऊपर गिर रहे होते हैं लेकिन उस बैरियर के साथ टकराकर साइड के ऊपर गिर जाते हैं, वो उनके ऊपर नहीं गिरते। तो ये सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि अब इनकी जान बच गई है। यहाँ पर जो पत्थर जो है इनके ऊपर गिर नहीं रहे, वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गए थे कि हम लोग मरने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन में फिर से ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर मोटू अपनी बड़ी सी तलवार लेकर वुशवांग के ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने की, तुम यहाँ पर हमारे सामने दोबारा से एरोगेंटली बिहेव कैसे कर सकते हो। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल अटैक देखने के बाद शुंची की चीख निकल जाती है। शुंची कहता है ये क्या बकवास है, मोटू इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये डिवाइन लेवल से भी अप लेवल में है, हो सकता है ये डिवाइन इंसेस्ट्री लेवल में हो। वुशवांग उसे कहता है कि मोटू काफी लंबे अरसे के बाद तुमसे मिल रहा हूँ लेकिन आज भी तुम्हारे ब्लेड स्किल्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो बिल्कुल भी ब्लंट नहीं हुए। उसे कहता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर से निकाल दिया गया था, फिर तुम्हारा यहाँ पर वापस क्या काम है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एस्केपर के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे मोटू वुशवांग से कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर से निकाल दिया गया था। तो वुशवांग आगे से मोटू से कहता है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आया, मैं यहाँ पर वो लेने के लिए आया जो मेरा है। मोटू से कहता है कि तुम कभी नहीं कहेंगे, तुम यहाँ पर वो चीज लेने के लिए आए जिसके लिए तुमने मिस्टर हाउ को पॉइजन दे दिया था। तुम इतने ज्यादा लालची इंसान कैसे हो सकते हो कि तुमने अपने जूनियर स्टूडेंट को ड्रग्स दी थी। बहुत ही कमीने घटिया इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा लालची हो चुका है। हालांकि वो चीज हमेशा से तुम्हारी थी, मास्टर ने कहा था कि वो हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन वुशवांग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कितनी बार मास्टर के सामने भीख मांगी, मैंने मास्टर से कहा कि मास्टर प्लीज मुझे वो चीज दे दे, लेकिन मास्टर ने कभी मुझे वो चीज नहीं दी, बल्कि मुझे इसके बदले बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया। वो हमेशा मुझे शर्मिंदा करते थे। लेकिन आज जबकि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ और मेरे पास पावर भी है, तो आज मैं वो चीज मास्टर से लेकर रहूंगा जिस चीज के ऊपर मेरा हक है। तो एक बॉक्स उसके सामने आकर गिरता है, वो इस बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, इसके अंदर क्या है।
है। तो जैसे वो उस बॉक्स को देखता है तो मोटू से कहता है बॉक्स के अंदर वही चीज है जो कि तुम चाहते हो। मास्टर ने कहा था कि चीज तुम्हारी है। मास्टर ने कहा था तुम्हें, हालांकि हमने अपने सेक्टर से निकाल दिया हुआ है, लेकिन जब भी कभी तुम यहाँ पर वापस आओ तो हम तुम्हें ये चीज दे दें। और मास्टर ने तुम्हारे लिए ये चीज रखी हुई थी। मैंने तुम्हें कहा ना कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो ये देखने के बाद वुशेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो इस बात का मतलब क्या है कि मैं हमेशा से गलत था? क्या मैं वाकई में गलत था कि मास्टर हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते आए हैं? मोटू से कहता है हाँ तुम हमेशा से गलत है मो वुशेंग, तुम गलत थे और अभी भी तुम गलत कर रहे हो। तो वुशेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बॉक्स खाली है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा। मोटू से कहता है कि लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से मानने वाले हो, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो। चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करते हुए तुम्हें मनवाना पड़ेगा। जबकि मो वुशेंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम और लेडी गॉर्जियस यानी कि ब्रदर मायरन दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और तुम दोनों का मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता। इसी वजह से मैं अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आया हूँ, अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ जो कि तुम लोगों से निपटेंगे। और इसी के साथ उसके पीछे 2 पोर्टल ओपन होते हैं और उनके अंदर से वर्ब सेक्टर के 2 एल्डर्स बाहर निकलते हैं। तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों यहाँ पर डार्क मैजिक को यूज कर सकते हैं। तो इस बात से मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोवर्ब सेक्टर को ज्वाइन करने की? तुम बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो, तुम प्रोवर्ब सेक्टर को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? वुशेंग उसे कहता है कि तुम लोग इस वेंजिंग पीक के ऊपर इटर्नल डायनेस्टी के बचे कुछ सर्वाइवर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर बचे कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं, ये लोग प्रोवर्ब सेक्टर के सबसे बड़े दुश्मन है। इसी वजह से मैं प्रोवर्ब सेक्टर के एल्डर्स को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यानी कि तुम सभी लोग वेंजिंग पीक के सभी लोग मरने वाले हो। दोनों ही एल्डर्स होते हैं वो मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इटर्नल डायनेस्टी के जितने भी सर्वाइवर्स हैं अब सभी को मरना होगा। और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मोटू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि शुंची भी नीचे खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। शुंची उनकी बातें सुनने के बाद अपने पैट्रियार्च से पूछता है, पैट्रियार्च इटर्नल डायनेस्टी के सर्वाइवर्स से क्या मतलब है और ये प्रोवर्ब सेक्टर कहाँ पर है? ये कोई काफी ज्यादा पावरफुल सेक्टर लगता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं प्रोवर्ब सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, एक ऐसा हॉरिबल ओल्डर सेक्टर है जो कि हमारे सभी सेक्टर से बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन ये सेक्टर्स हमारी 9 राम से बाहर है, यानी कि ये हमारी राम में बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरी राम में है। तो पैट्रियार्च की बातें सुनने के बाद लड़के वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी 9 राम्स जो है डेविल्स की ग्रेव है। दूसरा कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे 9 राम्स के बाहर की दुनिया जो होती है वो हमारी दुनिया से भी ज्यादा बड़ी है। वहाँ पर बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं, कुछ एंशिएंट सेक्टर्स हैं, कुछ बहुत ही पावरफुल इमोर्टल श्राइन्स हैं। वो सभी लोग जहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं हमारी दुनिया तो बहुत ज्यादा छोटी है, हमारी दुनिया के बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा बड़ी है। दोनों प्रोवर्ब एल्डर जब मोटू के ऊपर अटैक करते हैं तो मोटू उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो मोटू वहाँ पर साथ चिल्लाकर कहता है, ब्रदर मायरन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा। ये दोनों एल्डर मुझे मार डालेंगे। इसी वक्त ब्रदर मायरन भी आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है लोगों के साथ डील करना। मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर एक एक से फाइट करना होगी। ठीक है, हम दोनों एक एक से फाइट करते हैं। जबकि वो प्रोवर्ब एल्डर्स जो होते हैं वो भी उनके पर फिर से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर 1-on-1 फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, जबकि नीचे पैट्रियार्च जो होते हैं अपने लोगों से कहते हैं, बाय बीजिया मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से अपने स्टूडेंट्स को लेकर निकलो। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा दूर जाना होगा। दोनों से कहते हैं ठीक है पैट्रियार्च, हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को सेफली यहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहां पर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसी के साथ ही वुशेंग वहां पर पहुंच जाता है। तो वुशेंग उन लोगों से कहता है, तो मिस्टर पैट्रियार्च मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। मैंने सुना है कि मिस्टर हाउ और तुम्हारे एंसेस्टर्स जो थे वो एक ही थे। इसी वजह से मिस्टर हाउ ने कई बार तुम्हारी यहाँ पर मदद की थी। कभी तुम्हारे बीटा पवेलियन के ऊपर मुश्किल आए तो उन लोगों ने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की और तुम लोग स्वयं ब्रदर्स की तरह हो। पैट्रियार्च से कहते हैं, हाँ ये बात वाकई में सच है। तो फिर इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है? मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? वुशेंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जिस चीज को मैं मास्टर से लेना चाहता था वो चीज मिस्टर हाउ की वजह से मुझे नहीं मिल पाई। मिस्टर हाउ ने मुझे रोका था, जिसकी वजह से मैं मास्टर के पास से वो चीज नहीं ले पाया। तो आज यहाँ पर मैं उस बात का बदला भी लूंगा। तो हमारे पैट्रियार्च जिसे कहते हैं वो बंदा तो मर चुका है, उसके मरने के बाद अब यहाँ पर उसके बारे में बात करने का फायदा ही क्या है? तो वुशेंग फिर से हंसना शुरू कर देता है। पैट्रियार्च से कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि वो मर चुका है। तो फिर साथ
ही वो उसे हंसते हुए कहता है उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा। उसने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बदले मैं उसके प्यारे सेक्टर बीटा पवेलियन को यहाँ पर बर्बाद करने वाला हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और वो शंग वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हैं वहाँ पर उन्हें जो बड़ी रे फॉर्मेशन बिछा कर रखी होती है उस रे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनकी जो लैंड रे फॉर्मेशन होती है जो कि पूरे सेक्टर को प्रोटेक्ट करती है वो वहीं पर एक ही झटके में टूट जाती है और सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये हुआ क्या, हमारी रे फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे टूट गई, हमारी रे फॉर्मेशन जो कि थोड़ी देर पहले आसमान के ऊपर थी वो टूट चुकी है। पैट्रियार्च कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लैंड रे फॉर्मेशन टूट चुकी है। अब जबकि लैंड रे फॉर्मेशन टूट चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो बीजिया कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, कि बाइजुन कहता है तुम सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें यहाँ पर फाइट करना होगी, फाइट करने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे वहाँ पर वो फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर जबरदस्त फायर दिखाई देती है। तो पर पैट्रियार्च कहते हैं लगता है कोई और यहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो फायर के गोले होते हैं जो कि उनके सामने अपीयर होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर से फायर हटने के बाद जब धुआं हटता है दिखाते हैं कि वहाँ पर दो एल्डर्स होते हैं और दो एल्डर्स के साथ भी उनके पीछे बहुत सारे डिसिपल्स होते हैं। तो ये तो हिवली फायर सेक्टर के एल्डर होते हैं। हिवली फायर सेक्टर के एल्डर्स जो होते हैं वो उनसे कहते हैं बीटा पवेलियन के लॉर्ड काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ कैसे हो तुम। जबकि दूसरी तरफ से मीडियोनाइट सेक्टर का लॉर्ड भी वहाँ पर आया होता है, यानी पैट्रियार्च वहाँ पर आया था। तो मीडियोनाइट सेक्टर का पैट्रियार्च कहता है आज के बाद से बीटा पवेलियन खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर बीटा पवेलियन का नाम भी नहीं होगा। तो बीटा पवेलियन के बच्चे जो होते हैं और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है। जेट फायर सेक्टर के लोगों ने मीडियोनाइट सेक्टर के साथ हाथ मिला लिया, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन लगता है कि हमारी बीटा पवेलियन को खत्म करने के लिए इन लोगों ने आपस में हाथ मिलाए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ से रे फॉर्मेशन टूट चुकी है और दूसरी तरफ से बीटा पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए हिमली फायर सेक्टर और इसके साथ साथ मीडियोनाइट सेक्टर के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पैट्रियार्च भी उन लोगों से कहते हैं कि मैंने तो सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों सेक्टर्स के लोग यहाँ पर हमें मारने के लिए एक दूसरे के साथ अलायंस बना सकते हो। हालांकि तुम दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने हाथ मिला लिया। तो हिमली फायर सेक्टर का एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये सब कुछ तो मास्टर वू शांग की मेहरबानी है। मास्टर वू शांग हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें आकर एक आइडिया दिया था, हम लोग उसके आइडिया को मना कैसे कर सकते थे। यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट भी जुड़ी हुई है क्योंकि हम लोग बीटा पवेलियन को हमेशा से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, तो हम दोनों ने हाथ मिला लिया। मीडियोनाइट सेक्टर का पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी लैंड रे फॉर्मेशन टूट चुकी हैं और हमारे पास जितने भी लीड डिसिपल्स हैं हम उन सभी को अपने साथ लेकर आए हैं। दोनों सेक्टर यहाँ पर हाथ मिला चुके हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे बीटा पवेलियन का कोई भी विषय नहीं है, तुम लोग यहाँ पर खत्म होने वाले हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे, एपिसोड 47 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हिमली फायर सेक्टर मीडियोनाइट सेक्टर के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ से बीटा पवेलियन की सारी लैंड रे फॉर्मेशन टूट चुकी हैं और दूसरी तरफ से सेक्टर्स अपने लोगों को वहां पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर पैट्रियार्च होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है तो ये बात है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तो उसे फाइट नहीं करेंगे और चुपचाप हार मान देंगे। पैट्रियार्च अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा तुम्हारे साथ फाइट करने के अलावा, और वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ से हिमली फायर सेक्टर के लोग भी होते हैं, वो कहते हैं आज ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है, तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं कि अटैक करो। दोनों तरफ से अटैक स्टार्ट होता है। एक तरफ से मीडियोनाइट सेक्टर के लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से हिमली फायर सेक्टर के लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरी तरफ से हमारे लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सभी लोग एक दूसरे के साथ भिड़ पड़ते हैं, सभी लोग एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो हिमली फायर सेक्टर के डिसिपल्स कह रहे होते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर बीटा पवेलियन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बीटा पवेलियन के सभी लड़कों को मार डालो। उनमें से एक हंसते हुए कहता है बीटा पवेलियन जो है ये तीनों सेक्टर्स में से एक बड़ा सेक्टर था, लेकिन अब यहाँ पर बीटा पवेलियन खत्म होने वाला है क्योंकि बीटा पवेलियन को पहले कमजोर किया गया और उसके बाद तो इस बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है जब हम लोग इनकी लैंडस्केप पर कब्जा कर लेंगे और इनके रिसोर्सेज को हम लोग यूज करेंगे। पैट्रियार्च अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, जबकि माशुंची कहता है पैट्रियार्च ऑर्डर में क्या करना है। तो पैट्रियार्च कहता
कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर फाइट करो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर फाइट करना होगी, ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्स को हमें यहाँ पर इस जगह से बाहर निकालना होगा, यहाँ से फाइट करते हुए अपना रास्ता बनाओ, जहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम सभी को भागकर अपनी जान बचानी है। तो मास्टर बीसी और मास्टर भीषण भी जल्दी से अपनी अपनी तलवारें लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि चलो डिसेबल्स जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पर रास्ता ओपन करेंगे और तुम सभी लोगों को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो पीटर पवेलियन के डिसेबल्स भी अपनी अपनी तलवारें उठाते हैं और भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीटा पवेलियन के डिसेबल्स कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हमारे बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करने की, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम तुम सभी को मार डालेंगे, हम लोग अपने सेक्टर्स की रक्षा करेंगे। यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरफ से बीटा पवेलियन के लोग होते हैं, दूसरी तरफ से दूसरे लोग होते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर तलवारें चला रहे होते हैं, एक दूसरे से काफी घमासान फाइट हो रही होती है। यहीं पर मैं शुंची को दिखाते हैं, शुंची अपनी स्टॉर्मी टाइड पाम को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है और काफी सारे डिसेबल्स को मार देता है। ये देखकर मास्टर बीजन उसे कहते हैं कि शुंची वाकई में तुमने बहुत ही अच्छा किया, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते रहो, बहुत सारे डिसेबल्स को तुम्हें यहाँ पर से लेकर बाहर निकलना होगा, इन बेचारे डिसेबल्स को सेफ जगह के ऊपर पहुंचा कर आओ। तो मास्टर बीजन जब उससे बात कर रहे थे उसी वक्त एक मास्टर उसके सामने अपीयर होता है। तो मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से एस्केप कर सकते हो, तुम में से कोई भी यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता। तो बीजन भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल पे है, यानी कि ये रिफाइन लेवल से अपर लेवल पर है, बहुत ही जल्दी क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल पे पहुंचने वाला है। वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी आज यहाँ पर से निकल कर नहीं जा सकता, आज तुम सभी लोगों को यहीं पर मरना होगा। कि मास्टर बीजन कहते हैं कि इसके ऊपर मैं अटैक करता हूँ। वो बीजिया से कहते हैं कि बीजिया तुम यहाँ पर से डिसेबल्स को लेकर बाहर निकलो, डिसेबल्स अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बीजिया से कहती है ठीक है मैं कर लूंगी। बाइजुन से कहती है बाइजुन प्लीज मरना मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और इसी के साथ ही वो सामने डिसेबल्स के ऊपर अटैक करती है और डिसेबल्स को मारती है और उन लोगों से कहती है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पर शिंजी को भी दिखाती है। शिंजी जुंची से कहती है जुंची हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा सीवियर होता जा रहा है और हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी अपनी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। तो मैं जुंची से कहता है मेरे पर भरोसा रखो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर से लेकर जरूर निकल जाऊंगा। इसके साथ ही वहाँ पर फीमेली फायर सेक्टर का एक लड़का निकल आता है। वो जुंची के पीछे से निकलता है और अपनी तलवार लेकर उससे कहता है यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले। वो अपनी तलवार लेकर जुंची के ऊपर अटैक करता है। तो जुंची कहता है काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर इस तलवार के अटैक से अपने आप को नहीं बचा सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता। जबकि शिंजी भी दूर से चिल्लाकर उसे कहती है जुंची प्लीज वहाँ पर से साइड के ऊपर हटो, इस अटैक को अवॉइड करो। लेकिन जुंची के पास अटैक को अवॉइड करने का टाइम नहीं होता। इसी के साथ तलवार जो होती है उसकी आंख के करीब आकर रुकती है, वहाँ पर ब्लड दिखाई देता है। मैं जुंची कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मॉम डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर उस तलवार के ऊपर काफी सारा खून भी होता है, लेकिन वो खून माँ जुंची का नहीं होता। माँ जुंची के सामने जुंजिन आकर खड़ा हो जाता है और तलवार जो होती है वो जुंजिन की बॉडी के अंदर धंस जाती है। जुंची उसे कहता है जुंजिन जुंजिन ये तुमने क्यों किया, जुंजिन तुमने क्यों किया। माँ जुंची के मुंह पर भी जुंजिन के खून के छींटे पड़ते हैं। जुंजिन उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना बेवकूफ लड़के। इसी के साथ ही जुंजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखने के बाद बू फैन और उसके साथ साथ मोटू और शिंजी तीनों ही रोना शुरू कर देते हैं और लोग काफी हैरान होते हैं कि जुंजिन ने ऐसा क्यों किया, जुंची के लिए अपनी जान उसने दांव पर क्यों लगा दी। जुंची जुंजिन को अपनी झोली में लेकर बैठा होता है। वो उसे कहता है कि लगता है कि अब मैं यहाँ पर विर्जनी मरने वाला हूँ, यानी कि मैं किसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। वो लड़का जो कि वहाँ पर खड़ा था जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, माँ जुंची तलवार उठाता और कहता है कि अब तुम यहाँ पर सबसे पहले मरोगे। अपनी तलवार लेकर माँ जुंची उसकी गर्दन काट देता है। तो उस लड़के को मारने के बाद माँ जुंची वापस से जुंजिन के पास भागता हुआ आता है। शी जिंगजी भी वहीं पर पहुंच जाती है। शी जिंगजी वहाँ पर आने के बाद से कहती है जुंजिन तुम्हें बस यहाँ पर थोड़ी देर और हौसला करना होगा, हम तुम्हें यहाँ से लेकर बाहर जरूर निकलेंगे, तो यहाँ से निकल कर जाने वाले हैं और उसके बाद तुम्हारा इलाज होगा। तो जुंजिन उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ से टाइम के ऊपर निकल पाएंगे। सभी बीटा पवेलियन मेरा घर है, मैं यहीं पर बड़ा हुआ, मैं यहीं पर पैदा हुआ, यहाँ पर मरना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, तो मैं यहाँ पर आराम से मर सकता हूँ। फिर साथ ही वो जुंची से कहता है जुंची तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, इसी वजह से मैं शी जिंगजी को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज शी जिंगजी और बाकी के सभी लोगों को यहाँ से लेकर जरूर निकलना। अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि मुझसे वादा करो। तुम्हारा जुंची अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसके हाथ के साथ मिलाने लगता है और उसे कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन इससे पहले शी जिंगजी है। तो जुंजिन जो होता है वो वहीं पर मर जाता है। जुंजिन के मरने के साथ ही हमारा जुंची जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा जुंची कहता है जुंजिन मैं यहाँ पर से इन सभी लोगों को लेकर जरूर निकलूंगा, सभी लोग मेरे साथ यहाँ से बाहर जाएंगे। हमारा जुंची गुस्से के साथ उड़ता है, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं। आसपास देखते हैं तो वहाँ पर उनके डिसेबल्स होते हैं बहुत ही बुरी तरह से मारे होते हैं, उनके डिसेबल्स वहाँ पर मरे
पड़े होते हैं, उनकी लाशें पड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर बीटा पवेलियन के ऊपर डबल अटैक हुआ है, तो यहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। वाली फाइट सेक्टर के लड़के फिर से आगे बढ़ते हैं अपनी तलवारें लेकर, उनसे कहते हैं चलो जल्दी से सरेंडर कर दो, तुम लोग यहाँ पर पहले से हार चुके हो, जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारी अपनी हालत देखो जरा, सभी लोग हार चुके हैं, तुम्हारे सभी लोग मर चुके हैं और बहुत ही जल्दी तुम्हारा जो पैट्रियार्च है वो भी मरने वाला है। तो अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो हम लोग तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें एक बहुत ही क्विक डेथ मिलेगी, यानी कि तुम्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा। मास्टर विजन भी वहाँ पर हार चुके होते हैं। क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल का जो बंदा होता है उसने मास्टर विजन को हरा दिया होता है, जबकि दूसरी तरफ पैट्रियार्च होते हैं वो भी फाइट कर रहे होते हैं। वो हिमालय फाइट सेक्टर और मीटेराइट सेक्टर के पैट्रियार्च से अकेले फाइट कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं ये क्या, यहाँ पर लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। वो दोनों पैट्रियार्च भी से कहते हैं आप बस भी करो, यहाँ पर तुम किसके लिए फाइट कर रहे हो, तुम्हारे डिसेपल्स भी तकरीबन हार मानने वाले हैं, बहुत सारे डिसेपल्स मर चुके हैं, अगर तुम यहाँ पर हार मान लेते हो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहेगा, तुम्हें यहाँ पर आसान मौत मिलेगी तुम्हारे डिसेपल्स को भी। मीटेराइट सेक्टर का एल्डर भी उसे कहता है हाँ यहाँ पर अपनी फेट को एक्सेप्ट करो, यही तुम्हारी किस्मत है हमारे हाथों से मरना, जबकि पैट्रियार्च कहते हैं नहीं ये हमारी किस्मत नहीं हो सकती, हमारा बीटा पवेलियन जो है ये हजारों सालों से यहाँ पर है, हजारों सालों से हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री है, मैं यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को इस तरह से शर्मिंदा नहीं करवा सकता, यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और फिर साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारे शुंची एक जोरदार चीख मारता है, वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। शुंची क्योंकि जुनसिन की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, हमारे शुंची चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर कर ही क्या रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हारा शुंची यहाँ पर उन सभी लोगों को पंप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दिया, अपनी जान गवा दी, किस लिए अपनी जान गवा दी, क्या ताकि बीटा पवेलियन को बचाया जा सके। ये बीटा पवेलियन अब हमारा घर है, बीटा पवेलियन को बचाने के लिए हमें यहाँ पर अपना जी जान लगाना होगा, हमें यहाँ पर फाइट करना होगी ताकि हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा सके, ताकि हम लोग यहाँ पर दोबारा से बीटा पवेलियन का नाम रोशन कर सके। हम अपने दोस्तों की मौत को इस तरह रायगा नहीं जाने देंगे। तो जब हमारा शुंची सभी लोगों से बात करता है वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि चलो जल्दी से फाइट करते हैं और यहाँ पर से अपना रास्ता बनाकर यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मर सकते। अगर बीटा पवेलियन का एक डिसाइपल भी जिंदा रहा तो इसका मतलब यह है कि बीटा पवेलियन अभी तक जिंदा है। सभी लड़के हमारे शुंची की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा पंप हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं हमें फाइट करना होगी, हमें वहाँ से फाइट करके यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी से फाइट करते हैं। वो लोग हिमालय फायर सेक्टर के लड़कों को पीटना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एस्केपर के एपिसोड 48 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द एस्केपर के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुंची अपने डिसाइपल से बात करता है, उन सभी लोगों को हौसला देता है। उसका हौसला लेने के बाद वो सभी बच्चे जो होते हैं दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और वो दूसरे सेक्टर्स के लड़कों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। अगर हमारा बीटा पवेलियन का एक भी डिसाइपल जिंदा रहा तो इसका मतलब यह है कि बीटा पवेलियन अभी तक जिंदा है। भी लोग वहाँ पर फाइट करते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। मास्टर विजन भी फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने देखा, हमारे बीटा पवेलियन के डिसाइपल्स फिर से उठकर खड़े हो गए हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक एल्डर होने के बावजूद यहाँ पर एक छोटे लड़के से सीख रहा हूँ। एक छोटे लड़के ने मुझे सिखाया कि गिव अप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके सामने जो क्वासी एंसेस्ट्री डिवाइन राम का एक्सपर्ट होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। ऐसे कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा, हम तुम सभी लोगों को मार डालेंगे। दूसरी तरफ से पैट्रियार्च कहते हैं क्या तुमने देखा यहाँ पर अगर हम में से सिर्फ और सिर्फ एक भी जिंदा बच जाता है तो हमारा जो बीटा पवेलियन है ये दोबारा से खड़ा हो सकता है। हमारे पास अभी भी यहाँ पर उम्मीद की किरण है। जबकि दोनों पैट्रियार्च फिर से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बीटा पवेलियन के पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये तो बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डेथ स्ट्रगल है, यानी कि तुम मरने वाले तो हो ही, लेकिन बस तुम यहाँ पर अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर अभी भी जिंदा रह सकते हो, तुम्हारा बीटा पवेलियन दोबारा से खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ हमारा शुंची जो होता है वो अपनी टीम को लीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। शुंची रास्ता क्लियर करते हुए अपने डिसाइपल से कह रहा होता है चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। वो सभी लोग उसके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं हम में से कोई यहाँ पर मर भी जाता है तो हम लोग उनमें से किसी न किसी एक दुश्मन को अपने साथ लेकर जरूर मरेंगे, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो, कुछ लोग तो यहाँ से निकल कर जा पाएंगे। लोग वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर जबरदस्त फाइट
फाइट चल रही होती है। तो यहाँ पर ये सभी लोग फाइट कर रहे थे, हमारा शुंची भी यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। साथ ही हमारा शुंची भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। मीटरऑइड सेक्टर का एक लड़का उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़की आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे वो इतनी बात करता है तो हमारा शुंची उसे पंच मारता है। शॉक फिस्ट को यूज करते हुए जब उसे पंच मारता है तो वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और इसी के साथ ही वो लड़का नीचे गिरकर मर जाता है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है तुम्हारे जैसा एक नोबॉडी मेरे रास्ते में खड़ा होकर मुझे कैसे रोक सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रोकना इतना ज्यादा आसान है? इसके साथ ही मास्टर बीजिया वहाँ पर पहुंचती है। मास्टर बीजिया भी वहाँ पर लोगों को मार रही होती है और उनसे कहती है यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकलना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा सके, ताकि दुश्मन यहाँ पर हमारा पीछा न कर सके। मैं यहाँ पर दुश्मन को रोका रखती हूँ जबकि तुम सभी बच्चे यहाँ से निकल जाओ। साथ साथ आगे की तरफ बढ़ना। तो मास्टर बीजिया भी अब इनके साथ ही आगे की तरफ बढ़ी होती है। बीजिया, जिंगजी और माशुंजी तीनों आगे की तरफ बढ़े होते हैं, रास्ते को क्लियर करते हुए बाकी सभी डिसिपल्स लाइन में उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। दिखाते हैं कि क्वासी एंसेस्ट्री डिवाइन राम का जो एक्सपर्ट होता है वो मास्टर बीजिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें किसने यहाँ पर परमिशन दे दी यहाँ से निकल कर जाने की? जैसे वो उसके ऊपर आकर अटैक करता है तो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वहाँ पर बहुत सारी फायर निकलती है। मास्टर बीजिया कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये अपनी रिफाइन लेवल के 4th लेवल तक पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी एंसेस्ट्री में पहुंचने वाला है, मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगी। तो बीजू ने देखने के बाद जल्दी से भागते हुए बीजिया की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है ना किसी और से। इसके साथ ही वो क्वासी एल्डर जो होता है वो अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से इस बंदे को यहीं पर रोको। तो बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे लड़के वहाँ पर बीच में आ जाते हैं और हमारे मास्टर बीजू को वहीं पर रोक देते हैं। कि दूसरी तरफ जो क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री राम का एक्सपर्ट है वो मास्टर बीजिया के साथ फाइट कर सके और उसे अटैक कर सके। वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम एक बहुत ही खूबसूरत लेडी हो, अगर तुम यहाँ पर मुझसे वादा करो तो कि तुम मेरी औरत बनने को तैयार हो, तुम मेरी रखेल बनने को तैयार हो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ। इस बीटा पवेलियन में अब क्या रखा है? बीटा पवेलियन तो डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसी के साथ ही मास्टर बीजिया उसके मुंह के ऊपर थूक देती है और कहती है दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगी। यहाँ पर जितने भी इन्वेडर है सभी को मरना होगा। जिन लोगों ने बीटा पवेलियन के ऊपर अटैक किया वो अपनी तलवार उसके सामने करती है, लेकिन इस बात सामने वाला एल्डर जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है तो यहाँ पर ये तुम्हारी बुरी किस्मत है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर मेरे पर ब्लेम मत देना कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ। बीजिया के मुंह से ब्लड निकलता है और बीजिया वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने लगती है, वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। वाला एल्डर उसे कहता है कि मुझे एरोगेंट लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारे जैसी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ, साथ ही वो स्पेशल स्किल जिसका नाम ड्रैगन फ्लेम फिस्ट होता है उसको यूज करने वाला है। मास्टर बीजिया जो के ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है वो कहती है क्या वाकई में यहाँ पर मरने वाली हूँ, प्लीज बाइजुन मुझे माफ कर देना बाइजुन, मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकी। ऐसी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके नीचे की तरफ गिर रही होती है। इसी के साथ ही उस क्वासी एल्डर के ऊपर अटैक होता है, उसके ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक के साथ वो जख्मी हो जाता है क्योंकि मास्टर बीजुन वहाँ पर उन लोगों को मारकर जल्दी से वहाँ पर भाग कर आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी वाइफ को यहाँ पर टच किया। जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर बीजिया को पकड़ लेते हैं। जैसे वो बीजिया को पकड़ते हैं अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे, इसी के साथ ही मास्टर बीजुन के बाल जो होते हैं उनका कलर सफेद होना शुरू हो जाता है। बीजिया से पूछते हैं बीजिया क्या तुम ठीक हो? तो बीजिया उसके बालों की तरफ देखती है और कहती है बाइजुन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अपनी लाइफ फोर्स को यहाँ पर जला रहे हो? अपनी लाइफ फोर्स को यूज मत करो वरना तुम यहाँ पर मर जाओगे। साथ ही बीजिया रोना शुरू कर देती है और कहती है बीजुन तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, ऐसा मत करो। तो बीजुन उसे कहता है जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर मैं यहाँ पर जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, अगर मरूंगा तो फिर सिर्फ तुम्हारे साथ मरूंगा। जबकि दूसरा एल्डर जो होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर कोई रोमांटिक ड्रामा देख रहा हूँ, चलो जल्दी से अब बस करो, अगर तुम दोनों ही मरना चाहते हो तो फिर ठीक है मैं तुम दोनों को एक साथ ही मारूंगा। मास्टर बीजुन उसे कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को यहाँ पर हर्ट किया, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, जो भी मेरी वाइफ को हर्ट करेगा वो मरेगा। मास्टर बीजिया वहाँ पर सोच रही होती है बीजुन ने मुझे अपनी वाइफ कहा, तो इसी के साथ ही वो सामने वाला एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो डबल ड्रैगन फ्लेम फिस्ट को यूज कर रहा होता है कि हमारा जो बीजुन होता है वो अपनी तलवार निकालता है और बीजिया से कहता है यहाँ पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, फाइट करनी होगी। जबकि बीजिया उसे कहती है कि हमें रिट्रीट करना होगा ताकि हम लोग अपने वुंड्स को ट्रीट कर सके, उसके बाद हम लोग आकर इससे फाइट करेंगे। उनसे कहते हैं या तो हम लोग यहाँ पर एक साथ निकल सकते हैं या फिर एक साथ मर सकते हैं, तो यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं है। फिर साथ ही वो कहते हैं बीजिया प्लीज मुझे माफ करना, साथ ही वो उसको पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं, यानी कि वो बीजिया को पीछे की तरफ धक्का देते हैं जिससे बीजिया चिल्लाती हुई पीछे की तरफ गिर जाती है और उसे कहती है जी तुम क्या कर रहे हो बीजुन, प्लीज ऐसा मत करो बीजुन, ऐसा
मत करो। तो ये सब कुछ बेवकूफों वाली हरकत करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मास्टर बीजुन यहाँ पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। वो बीजिया को बचा सके तो बीजिया यहाँ पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। तो मास्टर बीजुन उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे प्यार के साथ। उसी तरफ से वो एल्डर जो होता है हिमालय फायर सेक्टर का, वो मास्टर बीजुन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त मास्टर बीजुन अपनी लाइफ फोर्स को जला देते हैं। वो अपनी लाइफ फोर्स को जलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम मरोगे। एल्डर को भी समझ आ जाती है। वो कहता है नहीं, ये बेवकूफ बंदा तो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। लेकिन मास्टर बीजुन जो होते हैं वो भी जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ पर मेरे साथ ही मरोगे। और इसी के साथ ही मास्टर बीजुन चिल्लाकर कहते हैं कि हमारा बीटा पवेलियन हमेशा जिंदा रहे। और इसी के साथ ही बूम, और मास्टर बीजुन की बॉडी वहाँ पर फट जाती है। मास्टर बीजुन की बॉडी फटने के साथ वो एल्डर तो मरता ही है, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी लोग वहाँ पर देखते हैं कि ये धमाका कहाँ पर हुआ है। शुनची भी वहाँ पर महसूस कर रहा होता है। जिंगजी कहती है यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ है। तो वुफेन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है किसी माउंटेन लॉर्ड ने अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, अपनी बॉडी को फोड़ दिया है ताकि वो दुश्मन को मार सके। जबकि मोटू लोगों से कहता है कि ये तो मास्टर बीजुन है, ड्रैगन माउंटेन के मास्टर बीजुन है, उनकी जो लाइफ फोर्स है वो खत्म हो चुकी है, तो है कि उन्होंने अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो मिस बीजिया भी भागती हुई उन लोगों के पास पहुंच जाती है। तो माना चुनची आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मिस बीजिया, ड्रैगन माउंटेन के हेड कहाँ पर है, मास्टर बीजुन कहाँ पर है। तो बीजिया आगे से बिल्कुल खामोश होती है, फिर साथ ही कहती है वो यहाँ पर मरे हैं तुम सभी लोगों के लिए, मैं नहीं चाहती कि उनकी मौत यहाँ पर रायगा जाए, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हमें यहाँ से बचकर जाना होगा। वो ये बात करती है, तुम्हारे चुनची और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। चुनची चिल्लाकर कहता है कमीनों कहीं कि मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।